नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। आप सभी को साथियों, आपके अपने चैनल ऋषभ सर में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कुछ इकोनॉमिक्स के बारे में जाना था। इकोनॉमिक्स आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स की एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक या चैप्टर नंबर 2 मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जानेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी को जानने से पहले कुछ थोड़ा सा हम इकोनॉमिक्स की चर्चा कर लेते हैं साथियों। इकोनॉमिक्स वास्तव में है क्या? इकोनॉमिक्स में चर्चा होगी मुद्रा की। जैसे आप सभी जानते हो, इस धरती पर सरवाइव करने के लिए मुद्रा कितनी महत्वपूर्ण है। एक कहावत है, आपने सुनी होगी, पैसा खुदा तो नहीं, खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। मतलब इस धरती पर सरवाइव करने के लिए जिस प्रकार मुद्रा की बड़ी महत्ता है, उसी प्रकार मुद्रा के विषय को भी समझना एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। यह आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथी, इसको एक बार समझ लेते हैं, तोड़ देते हैं इसको। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और टॉपिक की शुरुआत करने से पहले बस एक बात कहूंगा आपसे कि देखिए, संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो चलिए अपने संघर्ष को शुरुआत करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कुछ समझ के। मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति एक केंद्रीय बैंक, मतलब उस देश की या अपने ही देश की, मान लीजिए अपने देश की जो केंद्रीय बैंक है, आप सभी जानते हैं आरबीआई, सेंट्रल बैंक आरबीआई। आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति पॉलिसी को जारी किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मौद्रिक नीति पॉलिसी में होता क्या होगा। तो आज चलिए, आज आप मौद्रिक नीति के पॉलिसी के बारे में आप न सिर्फ अपने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले पाएंगे, बल्कि ये भी समझना जरूरी है कि इस देश की अर्थव्यवस्था में जब हम लोग कह देते हैं कि फला नेता देश चला रहे हैं, फला नेता, एक देश को चलाने के लिए एक बहुत सिस्टम कार्य कर रहा है। उस सिस्टम के अंतर्गत एक ये भी सिस्टम है जो हमारे पैसे को चला रहा है। तो हम पैसे को, अब आप सोच रहे हो पैसे को पैर, चलिए ठीक है, मौद्रिक पॉलिसी को समझते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी देश की केंद्रीय बैंक तब जारी करती है जब उस देश में या तो लिक्विडिटी को बढ़ाना हो या तो लिक्विडिटी को कम करना हो। लिक्विडिटी से मतलब तरलता से है। तरलता मतलब मैंने पिछली भी वीडियो में आपको बताया था कि जब किसी के पास मुद्रा अधिक हो जाए, अधिशेष हो जाए, इसका मतलब बाजार में तरलता है। अब तरलता या लिक्विडिटी को घटाने के लिए सरकार क्या करेगी? मौद्रिक नीति जारी करेगी। अगर वो मौद्रिक नीति नहीं जारी करती तो उस तरलता के माध्यम से लोगों के पास अधिशेष अधिक हो जाएगा। इसका मतलब अधिक पैसा हो जाएगा। अधिक पैसे का प्रयोग क्या करेगा? वह खरीदारी करने पर करेगा। ऐसे में क्या होगा? वस्तुओं और सामानों के मूल्य में बढ़ोतरी होगी, जिससे मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की दशा बढ़ेगी। तो इन्फ्लेशन की दशा को कंट्रोल करके एक लाइन में लाने के लिए उस देश की केंद्रीय बैंक क्या करती होगी? उस देश की केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति जारी करती है, जिस कारण उस देश की केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति के माध्यम से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, यानी मुद्रास्फीति को नीचे लाने का प्रयत्न करती है। न सिर्फ मुद्रास्फीति को नीचे लाने के लिए ही इसमें प्रयोग होता है, बल्कि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में, बाजार में एक ऐसी दशा उत्पन्न हो जाए कि लोगों के पास तरलता की कमी रहे, अधिशेष की कमी रहे। तो ऐसे में क्या होगा? लोगों की मांग प्रभावित हो जाएगी, यानी डिमांड लोग नहीं करेंगे। और जब मांग प्रभावित कम होगी तो ऐसे में उपभोग भी प्रभावित होगा, यानी प्रोडक्शन भी फिर कम हो जाएगा। तो ऐसी दशा में भी किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि नीचे जा रही होगी। अब आर्थिक समृद्धि को ऊपर लाने के लिए सरकार क्या करेगी? अब आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई फिर मौद्रिक नीति जारी करेगी और मौद्रिक नीति के माध्यम से वह बैंकों से कहेगी कि बैंकों द्वारा जो नीति या जो रेट डिसाइड करेगी, उस रेट पे कहेगी कि बैंक आप भी जनता को लोन सस्ते दर पे दो। और इस नीति के माध्यम से लोग फिर सस्ते दर पर जब लोन प्राप्त करेंगे तो उनके पास फिर अधिशेष की प्राप्ति हो जाएगी। और ऐसे में क्या होगा? जब अधिशेष की प्राप्ति हो जाएगी तो लोग फिर से समान वस्तुएं खरीदने लग जाएंगे। जब वस्तुएं खरीदने लग जाएंगे तो एक मतलब आर्थिक समृद्धि की दशा अपने आप ऊपर आ जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि जब नीचे जा रही होगी तो मौद्रिक नीति जारी करके उस देश की केंद्रीय बैंक अपनी मुद्रा को ऊपर लाने का प्रयत्न करेगी, और जब ऊपर बहुत चली जा रही हो तो उसको नीचे भी लाने का प्रयत्न वही करेगी। अच्छा, कुछ और हम इसके बारे में जानते हैं, जैसे कि क्या क्या इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, मौद्रिक नीति के क्या क्या उद्देश्य हैं।
भारत में मौद्रिक नीति के 3 उद्देश्य हैं। हम उन तीनों उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। पहली मौद्रिक नीति के क्या उद्देश्य है? मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करना। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करना, जो मैंने आपको पहले बता दिया, इन्फ्लेशन को नियंत्रित करना है। दूसरा है आर्थिक समृद्धि को प्रबंधित करना, मतलब कि किसी भी दशा में अगर नीचे जा रही हो तो ऊपर उठाना है, ऊपर जा रही हो तो नीचे लाना है। ऐसी दशा में उनको सिर्फ आर्थिक समृद्धि को हमको प्रबंधित करना है, अपने देश को आर्थिक समृद्ध बनाने की कोशिश करना है। कोशिश नहीं, वैसे करना ही है। तीसरी क्या है? घरेलू मुद्रा के विनिमय दर को संतुलित बनाए रखना है, मतलब डॉलर और रुपया के बीच की बराबरी को संतुलित भी करके हमें चलना है कि हमारे बाजार में हमारी मुद्रा की कीमत ना तो बहुत ज्यादा गिर जाए और ना तो बहुत ज्यादा उठ जाए। अब इन तीनों के जो आधार बनाए गए हैं, इन तीनों के आधारों के बारे में आगे चर्चा की जाएगी। इससे पहले थोड़ी बात ये भी जान लेना है कि जो मौद्रिक नीति है हमारे देश में आरबीआई द्वारा वर्ष में 2 बार जारी की जाती है। कब कब जारी की जाती है? अप्रैल माह में और अक्टूबर माह में। इसके अलावा हर 2 महीने में इसकी समीक्षा भी की जाती है। अब आप बात समझ गए। अब हमारे देश में मौद्रिक नीति जारी करने के लिए, मतलब आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति जारी करने में जो भी उपकरण का प्रयोग किया जाता है, अब हम उस उपकरण के बारे में जानेंगे। और चलिए साथी, अब हम उपकरण के बारे में कुछ चर्चा करते हैं और इसकी नोट्स आपको वीडियो में ही प्राप्त हो जाएगी। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसको पढ़ें और इस वीडियो को देखें और आप तब इस बात को ज्यादा जल्दी समझ जाएंगे। वीडियो को पॉज करके आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और जिससे आपको नोट्स बनाने में तकलीफ नहीं होगी। चलिए, मौद्रिक पॉलिसी द्वारा जिन 2 उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उसकी चर्चा करते हैं। जैसे पहला उपकरण क्या है? पारंपरिक उपकरण, जिसको हम ट्रेडिशनल उपकरण भी कहते हैं, और दूसरा उपकरण है गैर पारंपरिक उपकरण, जिसको हम नॉन ट्रेडिशनल उपकरण का प्रयोग तब किया जाता है जब ट्रेडिशनल उपकरण अपनी कार्य करने में फेल हो जाए। मैंने यहाँ कुछ नॉन ट्रेडिशनल उपकरणों के उदाहरण लिए हैं, और भी सारे हैं, लेकिन यहाँ 3 जो महत्वपूर्ण चल रहे हैं उसके बारे में चर्चा करना है। जैसे पहला है हेलीकॉप्टर उबर के बारे में मैं यहाँ पर चर्चा हम लोग करेंगे, और नकारात्मक ब्याज दर, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, जो इस समय जापान इसी इंटरेस्ट रेट पे लोगों के खाते का पैसा जमा करता है। और तीसरा हम चलेंगे हेलीकॉप्टर ड्रॉप के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे। अब इसके साथ साथ अब पारंपरिक उपकरणों के बारे में कुछ जान लेते हैं। पारंपरिक उपकरणों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला मात्रात्मक उपकरण और दूसरा गुणात्मक उपकरण। गुणात्मक उपकरण उसी तरह है जैसे गैर पारंपरिक उपकरणों के बारे में हमने जाना है। मात्रात्मक उपकरण अगर फेल हो जाए तब गुणात्मक उपकरण की चर्चा की जाती है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए कुछ मात्रात्मक उपकरण के बारे में जान लेते हैं। अब इस उपकरण को जानने के बाद जो आप न्यूज़पेपर में इकोनॉमी का पोर्शन छोड़ दिया करते थे, अब उसको बहुत कायदे से पढ़ेंगे। अब इस उपकरण के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। इनको 7 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहली भाग है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। दूसरा उपकरण का प्रयोग है SLR, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। तीसरा उपकरण है ओपन मार्केट ऑपरेशन। चौथा उपकरण है बैंक रेट। 5वां उपकरण है इसमें रेपो रेट। छठा रिजर्व रेपो रेट। 7वां मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज। अभी हम इन सभी को एक एक करके जानेंगे, और आप लोग का कार्य है कि अभी तो जो रेट मैं यहाँ बता दे रहा हूँ वो इस समय का चल रहा है, लेकिन जब भी कभी आगामी परीक्षाएं आप देने जाएं तो इसकी एकदम नई रेटिंग याद रख कर जाएं। जैसे कि एग्जामिनेशन में कभी आपसे पूछ लिया कि CRR की दर क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ SLR। ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपको उस समय जो नई रेटिंग चल रही होगी, जो मौद्रिक नीति द्वारा जारी की गई थी, उसको लिखना है, जिससे कि ना कि आज की डेटिंग को लिखना है। क्योंकि हो सकती है जब आपका परीक्षा हो, आगामी परीक्षा जितने भी दिनों बाद हो सकती है उस समय नई पॉलिसी आ जाए। अब चलते हैं हम एक एक करके इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। ऐ शहीदे मुल्क मिन्नत, अब तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। छोड़ेंगे नहीं साथी, इस बार इसको पार कर देंगे इकोनॉमिक्स को। चलिए अब इन सभी दूसरे टॉपिक्स के बारे में चर्चा करते हैं।
नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। साथियों, टॉपिक शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी के बारे में भी जान लेते हैं। नेट डिमांड यह एक तरीका है बैंकों में, जैसे हम बैंक जाते हैं, वहां खाता खुलवाते हैं, पैसा जमा करते हैं, तो खाता में पैसा किस प्रकार जमा होता है यह इसके माध्यम से भी पता चल सकता है। जैसे नेट डिमांड को दो भागों में बांटा गया है, चालू खाता, बचत खाता। टाइम लायबिलिटी का मतलब इसको भी दो भागों में बांटा गया है, मियादी जमा राशि, आवर्ती जमा राशि, रिकरिंग डिपॉजिट। कहने का आशय यह है कि जब हम नेट डिमांड की बात करते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि हम उस खाते की बात करते हैं जहां पर हम पैसा निकाल या जमा कभी भी कर सकते हैं। मतलब निकासी और जमा हम ऐसी दशा में हमेशा करते रहते हैं। तो आप जानते होंगे चालू खाता या बचत खाते में ऐसी सिस्टम होती है कि हम जब चाहें तब पैसे निकाल सकते हैं और पैसे डाल सकते हैं। और टाइम लायबिलिटी के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें समय निर्धारित की जाती है। जब वो समय की पूर्ति या वो समय जब पूरा हो जाए तब जाकर आप उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। तो इसके अंतर्गत भी मियादी जमा राशि और आवर्ती जमा राशि की जानकारी होती है। अब एक बैंक जो आपको ऋण देता है वह भी बैंक की देयता कहलाती है, वो पूरा सब बैंक का एसेट्स होता है। बैंक के अंदर किस माध्यम से पैसे जमा किए जाते हैं वह मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। अब इसको आप समझ लीजिएगा, एनडीटीएल को, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब इसके बाद हम अपने पुराने टॉपिक पे चलते हैं, सीआरआर एसएलआर के बारे में समझते हैं। नगद आरक्षी अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, इसकी दर वर्तमान में 4.50% है। और वैधानिक तरलता अनुपात, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर, इसकी दर वर्तमान में 18%। साथियों, अब समझेंगे सीआरआर का मतलब क्या है, जानना तो ये जरूरी है। सीआरआर क्या होता है, अगर मान लीजिए आप कोई बैंक हो और आपके पास पूरे 100 रुपए है, तो आपके 100 रुपए में 4.50% यह आरबीआई के पास जमा रहेगा, आपके 100% का। और इस 4.50% जो सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास जमा है, इसकी न आरबीआई आपको कोई भी ब्याज नहीं देगी और उस पैसे का आरबीआई भी कोई प्रयोग नहीं करेगी, लेकिन वो आरबीआई के पास जमा रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि गजब सिस्टम है। हाँ, ऐसा ही है। अब कहने का मतलब ये नहीं है कि आपका बैंक 100 रुपए में खुला है, कहने का मतलब ये है कि आपकी जितनी भी बैंक की परिसंपत्ति धनराशि है उसका 4.50% आपको सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास जाकर जमा करना पड़ेगा। और इस धनराशि का प्रयोग आरबीआई भी नहीं करेगी, वह सिर्फ अपने पास इसे रखे रहेगी। पहले क्या हुआ करता था, सीआरआर पे एक परिसीमन लगा हुआ करता था। कहने का मतलब यह है ना, ये 3% से नीचे नहीं ला जा सकती थी और 15% के ऊपर नहीं ले जाया जा सकती थी। लेकिन 2006 में एक अधिनियम के द्वारा इसको एकदम से खत्म कर दिया गया और आज आप खुद ही देख रहे होंगे कि सीआरआर की दर 4.50% है। अब आप सोच रहे होंगे सीआरआर तो बता दिया, सीआरआर में होता क्या क्या है। अब ये तो आप समझ सकते हो कि ये दर बढ़ाने और घटाने से क्या मतलब है, इसको जानना हमें ज्यादा जरूरी था। अगर एक देश में मुद्रा की तरलता अधिक हो, लिक्विडिटी अधिक हो, मतलब बैंकों के पास पैसे की अधिशेष ज्यादा हो, तो ऐसे में क्या होगा, वह एकदम सस्ते रेट पे लोगों को लोन देना शुरू कर देगी। अब लोगों के पास अधिशेष की प्राप्ति ज्यादा हो जाएगी तो लोग फिर सामान खरीदने लग जाएंगे और मुद्रास्फीति की दर बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन ऊपर चला जाएगा। तो एक देश की केंद्रीय बैंक क्या करेगी, उस देश की केंद्रीय बैंक सीआरआर को बढ़ा देगी। जब सीआरआर को बढ़ा देगी तो बैंकों से यह तरलता सीआरआर के रूप में थोड़ी सी आरबीआई के पास चली आएगी। उतने पैसे का आरबीआई कोई इंटरेस्ट तो उनको दे नहीं रही है, तो कहने का मतलब यह है बैंकों की धनराशि थोड़ी सी कम हो गई। अब ऐसे में क्या हुआ, बैंकों में तरलता थोड़ी कम हो जाएगी। अब बैंक जो खुला ऋण बांट रहे थे सस्ते रेट पे उसको कम कर देंगे। अब जब ऋण कम हो गया, लोगों के पास पैसे कम जाएंगे तो लोग फिर उपभोग कम कर देंगे, जिससे मुद्रास्फीति थोड़ी नीचे आ जाएगी। अच्छा, ये न
कहने का मतलब यह है कि आर्थिक समृद्धि को बनाए रखना है। अगर मार्केट में तरलता टाइट हो, तरलता ना हो, लिक्विडिटी ना हो, ऐसी दशा में क्या करेगा आरबीआई? मौद्रिक नीति के माध्यम से सीआरआर को नीचे ला देगा। अब बैंकों के पास अधिशेष की अधिकता हो जाएगी, मतलब बैंकों के पास ज्यादा पैसे बच जाएंगे, बैंक उसको ऋण देगा लोगों को, और लोग जाके सामान का उपभोग करेंगे, वस्तुओं का उपभोग करेंगे, तो फिर आर्थिक समृद्धि बन सकेगी। कहने का मतलब ये दोनों ही दशा में सीआरआर का प्रयोग मौद्रिक नीति में किया जाता है आरबीआई के द्वारा। चलिए अब हम लोग एसएलआर के बारे में कुछ समझते हैं। होगा साथी, होगा, करेंगे, पूरा कर देंगे साथी। एसएलआर बहुत छोटे टॉपिक है, आपको बस समझ जाना है और उसके बाद परीक्षा में जाके लिख देना है। कुछ नहीं रखा है इन सभी में, लोग इतना इकोनॉमिक्स में परेशान हैं। चलिए एसएलआर को समझते हैं। वैधानिक तरलता अनुपात, एसएलआर को समझेंगे। एक बैंक अपनी कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत अलग निकाल के रख लेते हैं। कहने का मतलब वो आम उपभोक्ताओं और निवेशकों को ऋण नहीं देती, उस पैसे का, उसी पैसे का ऋण वो आरबीआई की तरफ मोड़ देती है। आरबीआई इस समय एसएलआर के तहत 18% रेट को डिसाइड की है। अब एक बैंक इस एसएलआर को कई माध्यम से जमा कर सकती है, जैसे नगद के माध्यम से जमा कर सकती है, सोने के रूप में जमा कर सकती है, गोल्ड, सोना मतलब सोना मत समझ लीजिएगा, गोल्ड, ठीक। तीसरा, सरकारी प्रतिभूति गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के माध्यम से जमा कर सकती है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी के माध्यम से क्या सिस्टम होता है कि उसके द्वारा लाभ ज्यादा सुनिश्चित हो सकता है, तो इसलिए ज्यादातर बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी के माध्यम से एसएलआर को जमा करती है आरबीआई के पास। प्रारंभ में क्या था कि इन सब में मतलब एसएलआर में एक लगा था परिसीमन कि इसको 25% से नीचे नहीं लाया जा सकता और 40% से ऊपर नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन अब नीचे वाला यानी न्यूनतम वाला 25% वाले को हटा दिया गया है। आप देख ही रहे होंगे इस समय ये 18% है, तो इसका मतलब नीचे वाले को हटा दिया गया है। चूंकि सरकारी प्रतिभूति और सोने में किया गया निवेश यह अंततः अर्थव्यवस्था में चला ही आता है, मतलब अंत में उसको ले जाके कहीं तो बेचेंगे ही बेचेंगे, सरकारी प्रतिभूति को कहीं बेचेंगे, सोने को कहीं बेचेंगे, तो यह अर्थव्यवस्था में अंततः तो चला ही आता है। इसका मतलब यह एसएलआर तरलता तय करने का एक उचित उपकरण तो नहीं है, लेकिन फिर भी यह एक चीज और बताता है कि हमें ऋण की जो एक दिशा है उसको यह हमें बताता है। अच्छा, आप लोग को एक चीज और बता दें, जैसे यह सीआरआर 4.50% है, तो इतना एक बैंक को जमा करना ही होगा सेंट्रल बैंक के पास। और जैसे ये 18% आरबीआई ने जारी कर दिया एसएलआर का, तो जितनी बैंकें हैं जो आरबीआई के अंतर्गत आती हैं वो 18% आरबीआई को ले जाकर अपना पैसा जमा करेंगी। आप ये बिल्कुल मत समझिए कि ये सिर्फ डरे हैं बैंक फॉलो करे चाहे ना करे, लेकिन बैंक को फॉलो करना होगा। अब आप ऋण की एसएलआर के तहत यह बहुत बढ़िया उपकरण तो नहीं, लेकिन यह ऋण की एक दिशा को तय कर रहा है, लोन की एक दिशा को तय कर रहा है। दिशा को कैसे तय कर रहा है? अगर यही जो एसएलआर है इसके तहत ये अगर इसको और बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए 25 कर दिया जाए, ऐसी दशा में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बैंकों का पैसा आरबीआई के पास जाएगा या सरकार के पास जाएगा, ठीक। अब लोगों, अब जो उसका बचा अधिशेष पैसा है या जो बचा पैसा है वह आम उपभोक्ताओं को या निवेशकों को जब वो ऋण देगा तो महंगी ब्याज दर पर देगा। ऐसी दशा में क्या होगा, जब वो महंगी ब्याज दर पर ऋण देगा तो या तो ज्यादातर लोग लेंगे नहीं, या जो लोग लेंगे उसका प्रयोग क्या कहते हैं फालतू कामों या फालतू खरीदारियों में नहीं करेंगे, जिससे मुद्रास्फीति की दर नीचे रहेगी, ठीक। अब अगर इसकी दर कम है, मान लीजिए ये 15% है, 14% है, ऐसी दशा में क्या होगा, बैंकों के पास जो 100 रुपए आपके पास शुरू में था उस 100 रुपए में से इतना पैसा निकाल लिया और इतना पैसा निकाल लिया, तो अब आपके पास ज्यादा पैसे बचे हैं ना, तो अब आप जब आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो उस पैसे से पैसा बनाने की कोशिश में आप क्या करेंगे, उसको और सस्ते रेट पे जनता को या लोगों को या उपभोक्ताओं को या निवेशकों को ऋण देने में कार्य करेंगे। और सस्ते रेट पर जब आप ऋण देंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग ऋण ले लेंगे। अब जब ज्यादा से ज्यादा लोग ऋण ले लेंगे
तो जब ज्यादा से ज्यादा लोग ऋण लेंगे तो क्या करेंगे, वो जाके सामानें खरीदेंगे, और इस कारण से क्या होगा, जब वह ज्यादा वस्तुएं या संसाधन खरीदेंगे या सेवाएं खरीदेंगे तो यह सब महंगा होगा। अब महंगाई की दशा में क्या होगा, मुद्रास्फीति की दर ऊपर होती जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई। थोड़ी सी बात और समझ लेंगे। CRR, SLR, इसकी गणना पाक्षिक रूप में की जाती है। पाक्षिक से मतलब हर 14 दिनों पे की जाती है इसकी गणना, तो इसको पाक्षिक कहते हैं। एक बात और समझ लेंगे हम, CRR और SLR यह दोनों एक साथ रिजर्व रेशियो हैं, और यह न सिर्फ मौद्रिक नीति जारी करने के लिए ही प्रयोग की जाती हैं, बल्कि यह भारत की बैंकिंग व्यवस्था को और ज्यादा सुरक्षित बनाती हैं। खुली बाजार की प्रक्रिया, ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO, इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूति, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचकर या खरीदकर, या बेचने या खरीदने के लिए एक मार्केट है। क्या सरकारी प्रतिभूतियों को बेचने का मतलब क्या है कि यदि किसी बैंक को या वित्तीय संस्थानों, यह एक ऐसी चीज है जो वित्तीय संस्थानों को भी, अन्य वित्तीय संस्थानों को भी बेची जा सकती है। इस बाजार के तहत केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को जो बेचती है उसको बैंकों द्वारा खरीदना कोई अनिवार्य खरीदारी नहीं है। यदि किसी बैंक के पास अधिशेष की अधिकता हो या उसकी इच्छा हो तो वही वो सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। खरीदने की इच्छा हो तो खरीदे, नहीं खरीदने की इच्छा हो तो मत खरीदे। अधिशेष की अधिकता होती है तो लोग खरीदते हैं, जिससे जो अधिशेष है उसका वह सरकारी प्रतिभूति के माध्यम से या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के माध्यम से वो सारे पैसे RBI के पास या भारत सरकार के पास चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो तरलता बैंकों में फैली रहती है, जो लिक्विडिटी या उनके पास जो पैसा बहुत अधिक है जिसका उपयोग वह आम उपभोक्ता को सस्ते दर पर ऋण दे सकते थे, अब वह क्या होगा, प्रतिभूति बिक गई तो पैसा सरकार के पास चला गया, RBI के पास चली गई, तो आम उपभोक्ता के पास अगर ये पैसे नहीं गए तो इसका मतलब अब आम उपभोक्ता बाहर मार्केट में जाकर कोई नई चीज नहीं खरीदेगा, जिससे मुद्रास्फीति की दर अब नहीं बढ़ेगी। अगर यही प्रतिभूति जब बाजार में तरलता की कमी हो जाए, पैसे की कमी हो जाए, बैंकों में पैसे की कमी हो जाए या तरलता की कमी हो जाए, ऐसी दशा में सरकार क्या करेगी, ओपन मार्केट के तहत वह प्रतिभूतियों को खरीदेगी। अब खरीदेगी इसका मतलब ये है कि जो लोगों के पास अब प्रतिभूति जब बैंक खरीदी थी उसके पास जो प्रतिभूतियां या सिक्योरिटी थी, अब वो जब वो RBI को बेचेगा तो RBI उस प्रतिभूति को खरीद के जो पैसा देगी बैंकों को, उस बैंकों के पास पैसे अब आ जाएंगे, यानी अब अधिशेष धनराशि आ गई है। अब उसका वो फिर से चाहे तो ब्याज दे दे, अब ब्याज देगा, सस्ते दर पर ब्याज देगा तो लोग उसको ब्याज लेंगे और उपभोग करेंगे, जिससे मुद्रास्फीति की दर फिर ऊपर लाई जा सकती है। कहने का मतलब यह भी एक साधन है मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित करने की, मतलब मौद्रिक नीति द्वारा। अब इसी के अंतर्गत अब हम थोड़ा सा मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम को समझेंगे। क्या हुआ था कि विमुद्रीकरण के दौरान जब नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, ऐसे में क्या होता था कि बैंकों के पास बहुत सारे पैसे आ गए थे, सब जाते थे जमा करने, अपना नोट जमा करने। तो ऐसी दशा में क्या हुआ, बैंकों के पास ज्यादा धनराशि आ गई, तो बैंक उस धनराशि का प्रयोग किसी को लोन देने में, सस्ते दर पर ग्राहकों को लोन देने के लिए उपयोग ना करे। इस वजह से RBI ने मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम लाई थी, क्योंकि उस समय देखिए नोट बड़ी खराब इस दशा में थी, नोट सारी बंद हो चुके थे। अगर अब नए जो नोट्स अब बैंकों में आए हैं वो अगर वो ग्राहकों को लोन दे देगी तो ग्राहक हो सकता है पैसा लेकर उसका उपभोग कर ले, भाग जाए, या कोई भी दशा कर सकता है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम उस समय बहुत बिजी चल रही थी। ऐसी दशा में क्या है, तो जो नोट उनके पास अधिक आई है उस पैसे का प्रयोग मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के तहत कौन करना चाह रहा है, RBI मार्केट को स्टेबलाइज करना चाहती है। कैसे करेगी, वह सरकारी प्रतिभूतियों को बेचेगी, सरकार से प्रतिभूतियां लेकर सरकारी प्रतिभूतियों को या सिक्योरिटी को बेचेगी और वो सारे अधिशेष धनराशि को अपनी तरफ सोख कर ले लेगी। लेकिन उसका प्रयोग RBI भी
ऋण देने के लिए नहीं करती है, उस पैसे का प्रयोग वो नहीं करेगी, लेकिन बैंकों को ब्याज देती है अपने व्यक्तिगत साधन से। आरबीआई के पास अपने कंटिजेंसी फंड हैं, उसकी दिक्कत आप लोग ना करें, उसके पास बहुत पैसा है। चलिए अब हम लोग बैंक रेट को थोड़ा समझते हैं। ओपन मार्केट के तहत आप कुछ बात नोट करके लिख लेना। पहले जो सरकारी प्रतिभूतियां, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कागज के रूप में जारी करते थे, अब वो कागज के रूप में नहीं बल्कि ई प्लेटफॉर्म कुबेर के तहत जारी होती है। जो ई प्लेटफॉर्म कुबेर है उसके तहत सरकारी प्रतिभूतियां जारी होती है। चलिए अब हम अपना दूसरा टॉपिक बैंक रेट को समझेंगे। बैंक रेट वह रेट है जिस रेट पर बैंक आरबीआई से कर्ज लिया करती थी। अब ऐसे में क्या होगा, इस समय इसकी भी दर 4.25 है। ऐसे में क्या होगा, अगर आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा दे तो बैंक अब आरबीआई द्वारा महंगे दर पर लोन लेगी आरबीआई से। अब जब वो महंगे दर पर लोन लेकर आई है तो आम उपभोक्ता को भी महंगे दर पे ही लोन देगी। ऐसी दशा में आम उपभोक्ता क्या करेगा, या तो लोन लेने से कतराएगा, या अगर लोन ले भी लेगा तो उसका सही दिशा में प्रयोग करेगा, फालतू का अनर्गल खर्च नहीं करेगा। लेकिन यदि बैंक रेट आरबीआई कम कर दे, ऐसे में बैंक ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आरबीआई से पैसा कर्ज के रूप में ले सकती है। अब जब कर्ज लंबी अवधि का कर्ज लिया करती है, इसके तहत आरबीआई से यह 90 दिनों की डेज की कर्ज ले सकती थी, लंबी अवधि की कर्ज। तो अब ऐसी दशा में क्या होगा, जब अगर ये रेट डाउन रहे तो वो कर्ज ज्यादा उठाएगी, आम उपभोक्ता तक कम दर पर भी अपनी बस मुनाफा कमाने तक की दर को रखकर भी क्या कहते हैं रेट पे ही वह लोगों को लोन दे देगी। अब ऐसी दशा में क्या होगा, लोगों के पास अधिशेष अधिक हो जाएगा। लोगों के पास अधिशेष अधिक हो जाएगा तो फिर वह वस्तु और संसाधन सेवाओं को खरीदेगा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। ऐसी दशा में फिर मुद्रास्फीति की दर ऊपर चली जाएगी। तो कहने का तरीका यही है कि आरबीआई बैंक रेट के भी माध्यम से मौद्रिक नीति को कंट्रोल कर सकती थी। बैंक रेट को आरबीआई द्वारा अब हटा दिया गया है। सन 1999 से लेकर 2000 के बीच में आरबीआई द्वारा लिक्विडेटरी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी लैफ ले आया गया, जिसके तहत अब बैंक रेट का यूज नहीं किया जाता। बैंक रेट का प्रयोग अब सिर्फ इतना रह गया, यदि कोई बैंक सीआरआर और एसएलआर अपने पास नहीं रखता है या उसमें कोई कमी करता है तो जितना प्रतिशत वो कम करता है उसी हिसाब जो सेंट्रल बैंक आरबीआई है उस बैंक पर जुर्माना लगाएगी बैंक रेट के दर पे। कब लगाएगी, सीआरआर, यदि कोई बैंक सीआरआर और एसएलआर के दर में कमी करे, उस दर पे जो दर केंद्रीय बैंक द्वारा डिसाइड की गई है उतनी ना रखे, तब ऐसी दशा में बैंक रेट के तहत जुर्माना लगाती है। चलिए अब हम अपना तीसरा सीमांत स्थायी सुविधा को भी समझ लेते हैं, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी। इसको हमारे देश के केंद्रीय बैंक ने 9 मई 2011 से शुरुआत की है इसकी, और इसकी भी दर 4.25 रखी गई है। ठीक, सीमांत स्थायी सुविधा के तहत एक बैंक अपनी संपूर्ण प्रतिभूति का 2.5% ऋण ले सकता है आरबीआई से। ठीक, मतलब पूरी जितनी उसकी पैसे होंगे उसका वो 2.5% आरबीआई से पैसा ले सकता है। लेकिन इसके लिए वह जिस सिक्योरिटी को गिरवी रखेगा, जिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वो गिरवी रखेगा, उसकी कीमत, जैसे आप 100 रुपए का ऋण लिए तो उसकी कीमत, उस सिक्योरिटी की कीमत 105 रुपए होनी चाहिए। ऐसी ही दशा में उसको ऋण प्राप्त होगा। ठीक, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की सुविधा जो 9 मई 2011 से प्रभावित है उसके अंतर्गत भी ऋण लेने की ही व्यवस्था। अब हम अपना छठा महत्वपूर्ण उपकरण रेपो रेट के बारे में कुछ जानते हैं। रेपो रेट के तहत एक बैंक आरबीआई से कम अवधि की ऋण लिया करती है। अब जिसकी परिपक्वता की अवधि, मतलब उस
ऋण जो वो आरबीआई से ली है उसको पूरा होने की अवधि सामान्यतः 90 दिनों की होती है, 90 डेज की परिपक्वता की अवधि होती है। अच्छा, इस ऋण को दो तरीके से बैंक आरबीआई से लेती है। वह दो तरीके क्या क्या है? ओवरनाइट रेपो, टर्म रेपो। आप इस पूरी बोर्ड का स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। अब आगे आपको समझाते हैं। ओवरनाइट रेपो के तहत 24 घंटे का लोन लिया जाता है और टर्म रेपो के तहत 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या 28 दिन ऐसे करके लोन लिया जाता है। ठीक, अब इन दोनों ही लोन लेने के तरीके में बैंक कैसे लोन लेती है? 24 घंटे के लिए वो कम से कम मिनिमम 10 करोड़ रुपए का लोन लेती है दोनों में ही। और यदि इससे ज्यादा का लोन उसे चाहिए तो बस वो 10 में 5 का गुणज होना चाहिए। मतलब 10 के बाद वो 15 का, 15 के बाद वो 20 करोड़ का लोन लेगी, 20 के बाद 25 करोड़ का लोन लेगी, 25 के बाद 30 करोड़, इस मतलब 5 के गुणज में दोनों में ही लोन लेगी। चाहे वो ओवरनाइट रेपो से ले, चाहे वो टर्म रेपो में ले, दोनों ही दशा में उसको लोन लेने का तरीका यही है। लेकिन इसमें बस एक थोड़ी सी अंतर क्या है कि ओवरनाइट रेपो में जिसमें वो 24 घंटे का लोन ले रही है उसके तहत वह कुल धनराशि का 0.25%, इससे ज्यादा का लोन नहीं ले सकती। इतने ही लोन लेगी, इतना ही लोन वह आरबीआई से लेगी। और टर्म रेपो के तहत वह कुल धनराशि का 0.75% लोन लेगी। मतलब कहने का बात यह है कि अगर आपके पास 100 रुपए है तो 75 रुपए का लोन आप आरबीआई से ले सकते हो, और अगर आप बैंक हो तो। और ये ओवरनाइट में क्या होगा? 0.25, यानी 100 रुपए हो तो आप 0.25%, या कहने का मतलब ये है कि पूरा आप 100 रुपए हो तो आप 25% का लोन वहां से उठा सकते हो। ठीक, लेकिन आपको बैंक होना पड़ेगा। ठीक, चलिए न सिर्फ इतना ही जान लेते हैं, इस समय जो रेपो रेट की जो रेट दर चल रही है वह 4% है। ठीक, अब एक चीज और जान लीजिए, जब आप बैंक मतलब आरबीआई से लोन लेने जाती है तो जितना वह लोन उठाती है उसके तहत वह आरबीआई को उतने, मतलब अगर आप 100 रुपए का लोन लेने गए हो तो आरबीआई को 105 रुपए की सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूति जमा कर आओगे, और 105 रुपए की प्रतिभूति पर वो आपको 100 रुपए का लोन देगी। ठीक, और रेपो का मतलब होता है रीपरचेजिंग ऑप्शन। मतलब रेपो रेट के अंतर्गत हमने पहले ही बैंक ने डिसाइड कर लिया है, एक वादा कर लिया है आरबीआई से, हम अपनी जो ये प्रतिभूति है इसको तय डेट पर, मतलब जिस दिन ये खत्म हो जाएगी हम आकर आपसे खरीद लेंगे। मतलब खरीदना पक्का है। ठीक, बोर्ड पे लिखी हुई सभी चीजें आप समझ गए हो तो हम रेपो रेट के बारे में आपको और कुछ बताते हैं। रेपो रेट अगर इसकी दर ऊपर हो, ऐसी दशा में क्या होगा? बैंक आरबीआई से लोन लेने में कतराएगी या महंगे दर पे लोन लेकर आएगी, तो वो आम व्यक्ति को, जो हम लोग उनसे ऋण लेने जाएंगे, बैंकों से लोन लेने जाएंगे, तो वो भी उनको महंगे देंगी। महंगे रेट पे अगर आपको लोन मिलेगा तो आप उसका प्रयोग सही दिशा में करोगे, आलतू फालतू अनर्गल उसका प्रयोग नहीं करोगे, तो ऐसी दशा में मुद्रा स्थिति नीचे आएगी। अगर यही आप आरबीआई रेपो रेट को नीचे ला दे तो बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना आसान हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वो ऋण आरबीआई से लेकर आएगी तो हमको और सस्ते दर पर ऋण देगी। ऐसी दशा में हमारे पास अधिशेष की ज्यादा होगी, अधिशेष यदि हमारा बढ़ जाएगा तो फिर हम सामान, संसाधन, सेवाएं ज्यादा से ज्यादा खरीदने लग जाएंगे। ऐसी दशा में फिर मुद्रास्फीति ऊपर आ जाएगी। कहने का आशय यह है कि आर्थिक समृद्धि को कंट्रोल करने का यह भी एक साधन है। अब यह लेकिन रेपो रेट यह वह रेट है जिस पर एक बैंक आरबीआई से जाकर लोन ले रही है। अब हम दूसरी टॉपिक को समझेंगे, रिजर्व रेपो रेट। यह वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से कम अवधि की ऋण लेती है।
तो इस समय इसका जो रेट चल रहा है 3.35 चल रहा है। अब आरबीआई रिजर्व रेपो रेट के दर पर बैंकों से ऋण लेती है और बैंकों को रेपो रेट के दर पर देती है ऋण। अब आपने देखा होगा कि रेपो रेट कितना चल रहा है, वह 4% है और रिजर्व रेपो रेट 3.3% है। कहने का मतलब आरबीआई सस्ते रेट पे क्या कहते हैं ऋण ले रही है और बैंकों को महंगे रेट पे ऋण देती है। ऐसी दशा में क्या होगा, आरबीआई के पास जो पैसा कुछ अधिशेष बच जाएगा, जो पैसा आरबीआई के पास बच जाता है वह आरबीआई उसको अपने आपातकालीन कोष में रख लेती है। और जब भी कोई बैंक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन या दिवालिया हो जाए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन मतलब कि अब वो उसकी दशा बड़ी खराब है तो उसको करेक्ट करना है, ऐसी दशा में जब आ जाए या दिवालिया हो जाए तो ऐसे में उसको उठाने या उसको सही करने का कार्य आरबीआई अपने उस आपातकालीन कोष से पैसा निकाल कर करती है। दूसरा, मैं अभी आपको मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम को बताया था। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के तहत आरबीआई बैंकों से पैसा तो ले लेती है लेकिन वो सरकार की तरफ नहीं मोड़ती, अपने पास रखकर ही बैंकों को ब्याज देती है। तो वो ब्याज जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के तहत आरबीआई अपने पास से देती है वह भी उसी आपातकालीन कोष से निकाल कर पैसा देती है। बाकी बचे पैसे को आरबीआई सरकार के लाभांश के रूप में दे देती है, प्रयोग करती है। कहने का आशय यह है कि रिजर्व रेपो रेट के तहत जो आरबीआई बैंकों से बहुत ऋण लिया करती है वह ऐसे जबरदस्ती ऋण नहीं लेगी। अगर बैंकों के पास अधिशेष हो तो ही उसका वो ऋण लेती है। और इससे क्या होता है कि ज्यादातर बैंक अगर ये रेपो रेट की दर और बढ़ जाए मान लीजिए, तो ऐसी दशा में बैंक चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा आरबीआई को जाके ऋण दे दें और मुनाफा कमा लें। तो जब वो ज्यादा अपने ऋण की दिशा आरबीआई की तरफ मोड़ देगी तो वो आम उपभोक्ता जो है उनको ऋण लाकर नहीं दे पाएगी। ऐसी दशा में क्या होगा, जब आम उपभोक्ता के पास सस्ते दर पर ऋण नहीं प्राप्त होगी तो वो अधिशेष की कमी के कारण कोई भी चीजें कम खरीदेगा। और इसी के जस्ट उल्टा विपरीत अगर इसकी दर कम हो जाए तो ऐसी दशा में एक बैंक चाहेगी कि क्या आरबीआई को ऋण दे, इससे अच्छा आम उपभोक्ता को बढ़े हुए दर पे ऋण देते हैं या सस्ते दरों पे ऋण देते हैं। अब आम उपभोक्ता के पास ज्यादा पैसे जाएंगे। ऐसी दशा में आम जो कंज्यूमर है वो ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदेगा और मुद्रास्फीति की दर ऊपर होगी। तो यह रहा आपका सातों मात्रात्मक उपकरण जिसकी चर्चा हमने कर ली। अगर यह मात्रात्मक उपकरण सही टाइम से आरबीआई जारी तो कर रही है लेकिन बैंक फिर भी अपना घाटा बर्दाश्त करके इस उपकरणों का सही दिशा निर्देश पालन नहीं कर रहा है तो ऐसी दशा में एक आरबीआई गुणात्मक उपकरण का प्रयोग करेगी, जिसका बात हम पहले कर चुके हैं आपसे कि पारंपरिक उपकरण दो प्रकार के हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। अगर मात्रात्मक उपकरण फेल हो जाता है तो गुणात्मक उपकरण का प्रयोग आरबीआई करती है। अब वो गुणात्मक उपकरण जैसे कि अब वह उस बैंक को या तो कहेगी कि कायदे से रहिए, सही से रहिए, नहीं कुछ जुर्माना लगा देगी। ऐसी दशा में या तो जुर्माना लगा दे या तो अगर वो जुर्माना से भी बात ना बने तो ऐसी दशा में वह बैंकों को समझाएगी कि नीति नियम कायदे से पालन करे, जैसे आर्थिक समृद्धि बनाई जा सके। वैसे अगर पारंपरिक उपकरण के अंतर्गत उस गुणात्मक उपकरण को भी फेल हो जाए अगर, तो ऐसी दशा में अब उस देश की बैंक गैर पारंपरिक उपकरण की ओर चलेगी। तो चलिए अब हम लोग कुछ गैर पारंपरिक उपकरण के बारे में चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए। आपके वीडियो में ही इसकी नोट्स आ जाएगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको पढ़ाई कीजिएगा, उसको देखकर और ये वीडियो को देखकर आप अपना व्यक्तिगत नोट्स बनाइएगा। और एक बात जान लीजिए, आप अपने सपनों के पीछे इतना भागिए, इतनी मेहनत कीजिए कि एक दिन आपसे मिलना लोगों का सपना हो जाए।
चलिए इसी के साथ क्लासेस को यहीं रोकते हैं। धन्यवाद।